हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 ऑफ दिसंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएचसी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में, और आज आपका क्वेश्चन ये है कि तुंगभद्रा रिवर के फ्लो के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में और इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, इन्फॉर्मेशन को आपको सबसे पहले जाकर के मैप में व्यू करना है, इसकी लोकेशन को, और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन को टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था नोकरेक नेशनल पार्क से रिलेटेड, तो व्यू कर लेते हैं कि नोकरेक नेशनल पार्क कहां पर सिचुएटेड है। हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर मेघालय स्टेट है, और मेघालय स्टेट में सभी को पता है कि 3 इंपॉर्टेंट हिल पाई जाती है, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स। तो जो वेस्टर्न पार्ट में, मेघालय के वेस्टर्न पार्ट में जो गारो हिल्स है, उनके सर्दर्न पार्ट में नोकरेक नेशनल पार्क सिचुएटेड है। अब द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के है। यहां पर ये बताया है कि 2 मोर वैक्सीन एंड ए ड्रग को और ज्यादा इंक्लूड कर दिया गया है। हमारे इंडिया का जो कोविड को लेकर के एक प्रोग्राम चल रहा है वैक्सीनेशन का, उसमें 2 वैक्सीन को और एक ड्रग को और ज्यादा इंक्लूड कर दिया है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी गई है इन 2 मोर ड्रग्स को। तो इनके नेम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है, इसको अभी हमारे यहाँ पर अप्रूवल मिला हुआ है। जो नई वैक्सीन है जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कोर्बेवैक्स की, कोर्बेवैक्स को बायोलॉजिकल ई के द्वारा को डेवलप्ड किया गया है। इसके साथ में और भी यूएस की कुछ कंपनी जो हैं उसमें साथ में मिली हुई है। दूसरी कोवोवैक्स की अगर हम बात करें तो कोवोवैक्स को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा यूएस बेस्ड जो कंपनी है वो भी इसमें शामिल है। The vaccine has been approved by the World Health Organization WHO under its emergency use listing and therefore will be available globally as part of the COVAX initiative to ensure that at least 40% of world is vaccinated on priority। जो कोवैक्स जो इनिशिएटिव है मीन्स ऐसी कंट्री जहां पर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है उनको रिच कंट्री जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो सके। इसके लिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा नई कंपनी जब इसका इन्वेंशन करेंगी तो मोर वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड हो सकेंगी और इजीली अदर कंट्रीज़ को भी भेजी जा सकेंगी। तो यहाँ पर ये जो पहले कोवोवैक्स जो वैक्सीन है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखिए कोवोवैक्स जो वैक्सीन है इसको हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई ने बनाया है और प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। दूसरी अगर हम कोवोवैक्स की बात करें तो नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन है। ये वैक्सीन के जो कुछ फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में वैक्सीन के फीचर्स को लेकर के या फिर वैक्सीन के जो नेम है उनको लेकर के भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये क्या है, किससे रिलेटेड, ये न्यूज़ में क्यों रहे। आप देख रहे हो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ टर्म्स उठाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम में हमने देखा कि न्यूज़पेपर में काफ़ी न्यूज़ में रही है टर्म, तो ये किससे रिलेटेड है ये टर्म। ओके, यहाँ पर हमने ये देखा था, कल भी इस न्यूज़ को हमने डिस्कस किया था कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कुछ नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि छोटे बच्चों को वैक्सीन स्टार्ट की जाएगी 2022 न्यू ईयर के साथ में ही, और 3rd डोज भी, बूस्टर डोज भी दी जा सकेगी। तो इसको लेकर के यहाँ पर न्यूज़ है कि बूस्टर डोज दी जानी है, उसको लेकर के कोई भी डॉक्टर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कल भी हमने डिस्कस किया था FCRA डिनाइल को लेकर की। देखो सबसे पहले तो आप इसके बारे में देखिए, फॉरेनर्स कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, रजिस्ट्रेशन ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ए कैथोलिक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन सेट अप बाय नोबेल लॉरेट Mother Teresa in 1950 was not renewed because of its audit irregularities, a senior government official said on Tuesday। क्या हुआ, कल हमने ये जो न्यूज़ है इसको डिस्कस किया था कि मदर टेरेसा ने जिस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था हमारे इंडिया में, उनको जो भी पैसा आता था
वो एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड थे। तो हमारे यहाँ पर एफसीआरए एक्ट बनाया गया। एफसीआरए एक्ट इसलिए बनाया गया कि बाहर से मान लो कोई पैसा हमारे इंडिया में आ रहा है, चाहे वो एनजीओ में आ रहा है, तो उस पैसे का यूज हो सके जिस काम के लिए, मान लो वो एनजीओ एजुकेशन के लिए है तो एजुकेशन के लिए उस मनी का यूज हो सके। ऐसा नहीं है पैसा आ रहा है एजुकेशन के लिए और फिर उसका यूज कर रहे हो आप यहाँ पर हमारे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने में, जैसे इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी है उसको आप थ्रेट कर रहे हो, या कुछ और इशू है हमारे यहाँ पर रिलीजन के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को पैसे दे रहे हो कि आप ऐसे यहाँ पर वायलेंस क्रिएट करो। तो ये सारी प्रॉब्लम, इसके लिए ये एफसीआरए एक्ट लाया गया था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बाहर से पैसा मिलता है उस मनी को मैनेजमेंट करने के लिए, उस मनी को रेगुलेशन करने के लिए एफसीआरए एक्ट लाया गया था। और एफसीआरए एक्ट की जो पावर है वो हमारी होम मिनिस्ट्री के पास में है। तो इस मिशनरीज का जो भी डाटा थे, जो भी उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, जो भी उनके ऑडिट रिपोर्ट थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स पाई गई जिसको लेकर के इनका रिन्यूअल जो होता है उसको बैन कर दिया गया था होम मिनिस्ट्री ने। तो इसको लेकर के स्टेटमेंट दिया है। हालांकि लोग विरोध कर रहे थे कि इस जो मिशनरीज है ये काफ़ी अच्छा काम करती है जिसकी वजह से बैन होने की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब उनके जो ऑडिट रिपोर्ट है उनमें इनरेगुलरिटीज़ हैं तो इनरेगुलरिटीज़ को अगर आप मेंटेन नहीं करोगे, उनको आप प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो जो मनी है उसका गलत इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसको लेकर के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि जो भी उनके ऑडिट रिपोर्ट है उनमें प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनका जो रिन्यू होना था उनका सर्टिफिकेट उसको बैन कर दिया गया है। हालांकि जो मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ है उन्होंने, मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपनी तरफ से रिव्यू की कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली कि आप रिव्यू कीजिए, हम दोबारा से जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करके दोबारा से अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे। अब ये जो एफसीआरए जो एक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इस एफसीआरए एक्ट के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी पर आपको अवेलेबल है। सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को जीएस मेंस पेपर 3 जो है उसके मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन से आप रिलेट कर सकते हो। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, थ्रेट्स ओवर फॉरेन फंडिंग ऑफ एनजीओ। इस आर्टिकल को लेकर के, इस पॉइंट को लेकर के मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एफसीआरए के बारे में अगर हम देखें तो जो फॉरेन डोनेशन है उनको रेगुलेट करने के लिए ही एफसीआरए एक्ट लाया गया था, ताकि जो बाहर से जो पैसा है, जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसका कुछ गलत यूज ना हो सके। सबसे पहले 1976 में इसको बनाया गया था, 2010 में इसको फिर अमेंड कर दिया गया ताकि फॉरेन डोनेशंस जो मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग न्यू मेजर्स को इसमें इंक्लूड किया गया। अब इसमें क्या है कि 5 साल के लिए आपको क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है किसी एनजीओ को। मान लो आपने एनजीओ खोल रखा है और आपको बाहर से पैसा मिल रहा है तो आपको 5 साल के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। 5 साल के बाद में आपको उसको रिन्यू करवाना होता है। अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया तो आपको जो मनी है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें नए जो अमेंडमेंट लाए गए हैं 2020 में उसमें ये भी बोला गया है कि आपको एक बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए, उसके थ्रू ही आपका जो मनी है उसका प्रोसीजर का वर्क होएगा। ऐसा नहीं है कि आपने हजारों बैंक अकाउंट खोल रखे हैं। ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके 250 से ज़्यादा बैंक अकाउंट देखने को मिले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर कोविड के जो केसेज हैं उनके बारे में बता रखा है कि पूरे ग्लोबली लेवल पर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा केसेज बढ़ रहे हैं। तो सबको क्या है, अपनी तरफ से सिक्योरिटी को मेंटेन करना है ताकि जो केसेज हैं वो ना बढ़ सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर, यहाँ देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर डाटा आए हैं। कल हमने हेल्थ इंडेक्स देखा था, नीति आयोग ने अपने हेल्थ इंडेक्स जारी किए हैं जिसमें केरला ने टॉप किया है, उनको फॉलो किया है तमिलनाडु और तेलंगाना ने। और अगर हम लोएस्ट स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जो स्टेट हैं उन्होंने अपनी लोएस्ट रैंक गेन की है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी टॉप स्टेट हैं हमारे इंडिया के उनमें 2019-20 का इंडेक्स था और उसमें ज़्यादातर जो है वो साउथ से हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश ने अपने स्कोर को 22% तक, मतलब 2018-19 में उनका 22% था स्कोर, उसमें कुछ इम्प्रूव तो किया है लेकिन इतना इम्प्रूव नहीं हो सका कि वो उनको टॉप मोस्ट स्टेट में ला सके। केरला परफॉर्म्ड बेस्ट ऑन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पैरामीटर्स। इन पॉइंट्स के ऊपर केरला ने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये जो हेल्थ इंडेक्स जो पब्लिश करता है नीति आयोग, इसमें कंपाइल्ड बाय द गवर्नमेंट थिंक टैंक, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द वर्ल्ड बैंक, ये मिल करके इस हेल्थ इंडेक्स को पब्लिश करते हैं, मतलब इसको बनाते हैं और फिर इसको पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर
अफगानिस्तान को लेकर के इशू डिस्कस किया गया है एडिटोरियल पेज पर। उसमें बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में आपने देखा कि हमारे यहाँ पर तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडिया के विजिट पर आते हैं, और उसी टाइम पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइज करवाता है कि अफगानिस्तान में कैसे पीस, स्टेबिलिटी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उसको खत्म किया जा सके। तो इसको लेकर के वो अपना ऑर्गेनाइजेशन एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया हमारे इंडिया आना, और एक तरीके से अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके जो अदर असिस्टेंट हैं उनको भेजा वहाँ पर पाकिस्तान की मीटिंग में। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी अफगानिस्तान में इशू चल रहा है उसमें जो अरब गल्फ जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड कर रही है, मतलब अपना रोल प्ले कर रही है कि वहाँ पर अपनी जो प्रायोरिटी है, अपना जो डोमिनेंस है उसको हम बनाए रख सकें। प्रेजेंट टाइम में जो कुवैत जो कंट्री है वो काफ़ी कतर जो कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यूएस की और तालिबान की जब मीटिंग होती है तब भी उसमें डिस्कशन करने के लिए वो आगे रहता है। लास्ट टाइम 1996 से 2001 की अगर हम बात करें तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी, जिसमें सऊदी अरेबिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये कुछ कंट्री ऐसी थी जिन्होंने एक तरीके से रिकॉग्निशन की थी तालिबान गवर्नमेंट को। और अभी प्रेजेंट टाइम में ये कंट्री जो है वो इसी चीज़ को फॉलो करने में लगी हुई हैं कि तालिबान गवर्नमेंट को आप रिकॉग्निशन कीजिए, उनके जो भी पैसा है वो उनको दीजिए, और एक तरीके से सीधी सी बात ये है उनको जो उनका मनी है, जो फ्रोजन फंड है वो उनको दिया जाना चाहिए ताकि वहाँ की प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके। सीधी सी बात ये है कि वहाँ पर अभी जो पीस और स्टेबिलिटी लाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया ने काफ़ी पहले ही इस चीज़ को, इस पॉइंट को समझ लिया था कि सेंट्रल एशियन वाले एरिया में अगर हमें डोमिनेंस करना है, अगर वहाँ पर अपना स्टैंड रखना है, तो हमें जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ में अपने रिलेशन जो हैं वो काफ़ी मेंटेन करने होंगे। इसी की वजह से हमने देखा 2015 के टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी विजिट की, यूएई की विजिट की, अबू धाबी की उनकी जो फर्स्ट विजिट है वो हो सकती है जनवरी 2022 में हो, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके बेसिस पर उनको लगा कि हमारे वहाँ के जो रिलेशन है वो काफ़ी मेंटेन करेंगे। अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी जब बनेगी उसको बनाए रखने के लिए अगर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा तो इन गल्फ कंट्रीज़ के द्वारा किया जाएगा, और इंडिया का स्टैंड उन कंट्रीज़ में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा जो बॉर्डर एरिया है उसको सिक्योर करने के लिए हम रोड बना रहे हैं, वहाँ पर ब्रिज बना रहे हैं, तो हमारा जो भी एक पर्सपेक्टिव है उसको लॉन्च किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। उन्होंने बताया है कि आने वाले टाइम में कितनी रोड, कितनी जो ब्रिज हैं वहाँ पर बनाए जाएंगे ताकि जो कनेक्टिविटी है हमारे बॉर्डर एरियाज़ में वो ईजीली हो सके, ताकि आने वाले टाइम में जो कुछ प्रॉब्लम एक तरीके सिक्योरिटी को लेकर के जो थ्रेट दी जा सकती है अदर कंट्रीज़, हमारे नेबर कंट्रीज़ के द्वारा, वो ना हो पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट टाइम में जो जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, मतलब एक तरीके से जो जस्टिस सिस्टम है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट बार बार इस तरीके के क्वेश्चन कर रहा है। अभी लास्ट 2 मंथ्स में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने ये बोला है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो इंडियनाइज होना चाहिए। इंडियनाइज मीन्स हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जुडिशियल सिस्टम, लीगल सिस्टम होना चाहिए। अभी हम फॉलो कर रहे हैं ब्रिटेन के लीगल सिस्टम को, मतलब उन्होंने जो कानून बनाए उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है, तो उनमें चेंज होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ की जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो अलग है। सितंबर में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने स्टेटमेंट दिया था कि लीगल सिस्टम का इंडियनाइजेशन होना चाहिए। हमारे यहाँ पर बहुत एंशिएंट टाइम में अगर हम देखें तो मनु, कौटिल्य, ठीक है, कटन्य, बृहस्पति, नारद, ये पराशर, ठीक है, यज्ञवल्क्य, ये जो हैं वो ऐसे लीगल जायंट्स हुए हैं हमारे एंशिएंट इंडिया में जिनका अगर हम यूज़ करें तो हमारी ग्रेट लीगल ट्रेडिशन जो है वो हमारे सामने आएंगी और जो भी प्रॉब्लम है उनको अभी हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। सीजीआई ने स्टेटमेंट दिया अभी 26 दिसंबर को, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया कि हमें ये कोशिश करनी होगी, हमारे यहाँ पर जो भी इशू है उसको सोल्व करने के लिए हमें हमारे ट्रेडिशन को फॉलो जब करेंगे तो लोगों को रियली में जो जस्टिस अवेल होना चाहिए वो सच में हो पाएगा। ओके, तो इसको लेकर के देखो
यहाँ पर कुछ जजमेंट्स की बात की गई है कि जब भी हमें हमारे जजमेंट्स के को हमने रिव्यू किया तो हमने बार बार देखा भी है कि हमारे एंशिएंट टाइम में इस तरीके की अगर प्रॉब्लम होती तो उसको लेकर के क्या आंसर होता। तो यहाँ पर बता रखा है कि कुछ भी, जैसे कि आप प्राइवेसी जजमेंट के टाइम जस्टिस S.A. बोबडे उन्होंने रेफर किया कि हमारे एंशिएंट एंड रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इंडिया भी ये बोलते हैं कि किसी की प्राइवेसी जो है उसको हनन करना, उसमें एनक्रोच करना एक गलत बात है, और उस टाइम भी इस बात को, इस सेंस को क्रिएट किया गया था। उन्होंने बताया कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो प्रोहिबिट करता है कि किसी के भी घर में आपको विदाउट द ओनर्स कंसेंट के आप उस घर में एंट्री लेना एक अपराध है, एक पाप है, और उसके खिलाफ में पनिशमेंट मिलेगा। जोसेफ सिने जजमेंट जो है जिसमें डिक्रिमिनलाइजिंग अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइजिंग बताया गया था, तो उसमें भी मनुस्मृति चैप्टर जो है उसके बारे में पनिशमेंट बताया गया था। तो ये कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जिनके बेसिस पर हम हमारे लीगल सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि इसमें क्या चेंज होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जुडिशरी ये मांग कर रही है, इसको लेकर के मेंस भी क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसी मांग क्यों की जा रही है, क्या ऐसा कारण है। तो आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ डाटा जो है वो इंप्रूवमेंट रखने होंगे कि हमारे यहाँ पर अगर हम देखें कि बहुत सारे केसेस जैसे होते हैं, पहले उनमें उनको पनिशमेंट मिल जाती है, बाद में जब रिव्यू किया जाता है तो देखा जाता है कि अरे ये तो गलत ही उनको पनिशमेंट मिल गई। तो कुछ ऐसी ट्रेडिशन हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जिनमें हम अलग तरीके से जो हमारे यहाँ पर फॉलो होता आया है उस ट्रेडिशन को अगर हम फॉलो करें तो इस तरीके के जो केसेज की संख्या है वो काफ़ी कम हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 12 पर, यहाँ पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो GI टैग को लेकर के है। अपातानी, यहाँ देखिए एक एप्लीकेशन दिया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर के अरुणाचल प्रदेश अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट को लेकर के। एक फर्म है, उन्होंने GI टैग के लिए अपना एक तरीके से फॉर्म फिल किया है कि हमें GI टैग चाहिए अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट को लेकर के। अब ये जो अपातानी जो प्रोडक्ट है उसको वीव किया जाता है अपातानी ट्राइब के द्वारा, जो जीरो एरिया मतलब वहाँ की जो अरुणाचल प्रदेश में जो वैली एरिया है वहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो अपातानी ट्राइब हो गया। और GI टैग क्या होता है इसके बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट देखेंगे। ये जो अपातानी ट्राइब है जिस फैब्रिक को वो वोवन करते हैं, वो जो फैब्रिक है वो अपने जियोमेट्रिक एंड जिगजैग पैटर्न्स के लिए, इसके अलावा फॉर इट्स एंगुलर डिजाइन्स के लिए फेमस है। ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ देखिए अपातानी जो ट्राइब है उनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। हाँ, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश वहाँ पर वहाँ का जो जीरो वैली एरिया है वहाँ पर ये अपातानी ट्राइबल ग्रुप रहते हैं। ये लोकल लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, लोकल लैंग्वेज को स्पीक करते हैं जिसमें तानी उनकी लोकल लैंग्वेज है, और सन एंड मून को वर्शिप करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो अपातानी ट्राइबल ग्रुप है वो सस्टेनेबल सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम को फॉलो करता है, ये आपको ध्यान में रखता है। कुछ उनके मेजर फेस्टिवल्स हैं जिनमें वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग को लेकर के और अपनी प्रोस्पेरिटी ह्यूमन काइंड को लेकर के कुछ अपने जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर GI टैग के बारे में और देख लेते हैं कि GI टैग होता क्या है। GI टैग ये होता है, देखो दो इंपॉर्टेंट टर्म होती है, एक ट्रेडमार्क होता है और एक GI टैग होता है। ट्रेडमार्क जो है वो किसी भी चीज़ का जो ओनर है वो उसको बनाता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें ये क्वालिटीज़ है, और ताकि जो अदर जो प्रोड्यूसर है वो उन सारी क्वालिटीज़ को, उन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए सेम मतलब उसकी कॉपी ना बना सके, इसके लिए ट्रेडमार्क दिया जाता है। दूसरा GI टैग ये होता है कि GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी एरिया में कोई चीज़, किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको ये बताना कि इस एरिया में ये प्रोडक्ट बना, इस कारण इनमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है, इसको लेकर के GI टैग दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। GI टैग 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है, उसके बाद में 10 ईयर्स के लिए दोबारा से उस प्रोडक्ट के लिए जो रिन्यू करवा सकते हैं उस GI टैग को। ये GI टैग हो गया। अब इसको जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन जो दिया जाता है उसको रेगुलेट कैसे करते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू ये GI टैग दिया जा सकता है। पेरिस कन्वेंशन के अंडर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डिक्लेयर किए गए थे, उसी के अंडर ये GI टैग दिया जाता है। इसके अलावा GI इज ऑल्सो गवर्नड बाय द WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स जो एग्रीमेंट है उसके थ्रू भी GI टैग दिया जाता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में
जीआई टैग दिया जाता है 1999 में, 1999 में एक एक्ट बनाया गया था और 2003 से ये एक्ट जो है वो इफेक्टिवली अपना काम कर रहा है। पहला प्रोडक्ट इंडिया में जिसको जीआई टैग दिया गया था 2004-05 में, तो उसका नाम है दार्जिलिंग टी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर बिहार स्टेट वहाँ पर जो लिकर है उसको बैन कर रखा है, लेकिन बैन करने के बाद में भी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि हार्मफुल जो लिकर है उसको लोग कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे बहुत सारे इशू हमने देखे। ज़्यादातर जब बैन होता है तो ज़्यादातर जो बॉर्डर एरियाज है उनको सील किया जाता है कि बाहर से ऐसा जो मतलब इलीगल तरीके से बाहर से ऐसी चीज़ें ना आ पाएँ। तो बिहार में जब बंद किया गया, बैन किया गया लिकर को, तो वहाँ पे बॉर्डर एरिया पे बहुत फोकस किया गया, लेकिन उसका नतीजा रिजल्ट ये रहा कि इंटरनल एरिया में भी इलीगल तरीके से जो लिकर है उनका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया और उसी की वजह से जो लोकल लोग हैं उनको कंज्यूम करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर अब ये बताया गया है कि न्यू इनिशिएटिव वहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है कि ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा जो भी इलीगल लिकर मैन्युफैक्चरिंग है उनको कैप्चर करने के लिए, और फिर ड्रोन का यूज़ करके कैप्चर किया जाएगा और फिर जो भी वो एरिया है उनको बैन करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके से किन किन पॉइंट्स के ऊपर यूज़ किया जा सकता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हमारी जो एविएशन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक नया अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि जो भी हमारे एयरपोर्ट है, जो भी हमारी हमारे एरोप्लेन है, वहाँ पर जब भी फ्लाइट जाए तो उसमें ज़्यादातर जो इंडियन म्यूज़िक है, इंडियन जो हमारा म्यूज़िक है उसको चलाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फॉरेन पेस पर। सबसे पहले तो WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर के बोला है कि ओमिक्रॉन जो केसेस बढ़ रहे हैं यूरोप और चाइना को लेकर के कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की है कि कोविड-19 के जो वेरिएंट है उनको स्प्रेड को रोका जाए, क्योंकि इससे हो सकता है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसमें कुछ डिसरप्शन क्रिएट हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर रशिया में एक राइट्स ग्रुप जो है उसको बैन किया गया है। उसके सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल दिया है अपनी तरफ से कि कंट्री का जो ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनको शट डाउन किया जाना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भी नाजी ग्रुप्स है, जो भी नाजी पीपल है उनको एक तरीके से रिहेबिलिट किया जाए। तो इसको लेकर के ये प्रॉब्लम वहाँ की जो जुडिशरी सिस्टम है उन्होंने बोला है कि ऐसा हमारे यहाँ पर कुछ इशू ही नहीं है और उसको ज़बरदस्ती आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, इसकी वजह से आने वाले टाइम में जो हमारे रिलेशंस हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको लेकर के भी हमारे रिलेशन जो है वो गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर स्पेस को लेकर के है। चाइना का जो स्पेस स्टेशन है वो इलोन मस्क के जो सैटेलाइट्स हैं उनके बिल्कुल पास है, तो इसकी वजह से चाइना ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि इस तरीके की सैटेलाइट बिल्कुल पास है, उसकी वजह से हो सकता है कि स्पेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ क्लैश हो जाए, जिसकी वजह से जो भी हमारे पर्सन वहाँ पर स्पेस स्टेशन में वर्क कर रहे हैं उनकी लाइफ को एक थ्रेट मिल सकती है। ओके, इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि जो भी आउटर स्पेस ट्रीटी है उसके फॉलो करने की ज़रूरत है। इस आउटर स्पेस ट्रीटी में ये बोला गया है कि आप स्पेस का यूज़ भी अपने लीगल तरीके से करोगे, ऐसे नहीं है कि मन में आए जहाँ पर आपने सैटेलाइट छोड़ दी। जो भी आपका एरिया है उसको कैप्चर करने के लिए आपको जो भी प्रोविजंस है, जो भी प्रोसीजर है उनको फॉलो करना होगा और फॉलो करके ही आप सैटेलाइट को वहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है वो नासा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू नहीं भेजी गई है, इलोन मस्क जो पर्सन है उनकी जो कंपनी है उनके थ्रू इन सैटेलाइट को भेजा गया है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।